हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने औसत वेग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा जो उसमें एग्जाम्पल था कि मैंने एक 1 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल, या फिर इसका उल्टा होता है 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में करते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दो मैंने कन्वर्जन बताए थे आपको। तो देखिए एग्जांपल मैंने पहले लिया था कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 72 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर कर सकता हूँ। 72 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 72 ही आएगा। तो देखिए 72 गुणा 1 किलोमीटर पर आवर को, अब देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को क्या कर सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो 18 से ये कैंसिल हो गया 4 बार, 18 चौके 72, 4 4 पंजे 20, तो कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया ये। ठीक है भाई, तो आपका हम क्या कर सकते हैं, इसको 72 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं क्या, 20 मीटर पर सेकंड भी, एक ही बात है दोनों में। ये किलोमीटर पर आवर में 72 और वो मीटर पर सेकंड में 20, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, समान ही होगी। ठीक है भाई, दोनों की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल था, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ, एग्जाम्पल 2। ठीक है, मैंने लिया था 420 किलोमीटर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में परिवर्तित कीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ से मैं इसको यहाँ इरेज कर रहा हूँ इतना। तो देखिए 420 मीटर पर सेकंड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 420 गुणा 1 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 420 1 मीटर पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 18/5, यानी कन्वर्ट करना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर में। अब देखो यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकंड में है, यहाँ पे यूनिट किस में, किलोमीटर पर आवर में है। तो देखो कन्वर्जन हो गया। अब इसको कहीं काटिए, कितना आ जाएगा, देखो 5 5 8 40, 2 बच गया तो 20, 5 चौके 20, तो 84 गुणा 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1512 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये आपका कन्वर्जन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 420 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1512 ये आएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा कन्वर्जन बताया था मैंने। इसके बाद देखते हैं जो औसत वेग है उसमें दिशा, औसत वेग की दिशा। औसत वेग की दिशा देखिए मैंने आपको इसका परिभाषा बताई थी कि औसत वेग क्या होता है। औसत वेग होता है विस्थापन बटे समय, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन मतलब विस्थापन। ठीक है भाई, विस्थापन बटे समय। ठीक है भाई, क्योंकि वेग है, वेग के लिए क्या आता है, विस्थापन, यानी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है ना, और डेल्टा x कितना होता है, यानी विस्थापन यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन समय। t1 समय पर दूरी कितनी है, x1 है। t1 समय पर दूरी विस्थापन कितना है, t1 समय पर कितनी है, x1 है, और t2 समय पर कितना है, x2 दूरी मतलब दूरी है। ठीक है भाई,
तो प्रारंभिक दूरी माइनस अंतिम दूरी। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन आ रहा है। अब विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन एक सदिश राशि है। अब विस्थापन सदिश राशि है तो औसत वेग भी क्या होगा? सदिश राशि होगी, ठीक है ना। औसत वेग भी सदिश राशि होती है, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस होती है, राइट। विस्थापन की भांति औसत वेग भी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा एवं परिमाण, क्योंकि सदिश राशि है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? परिमाण चाहिए, परिमाण प्लस दिशा, तो दोनों चीज आवश्यकता होती है, ठीक है भाई, ये चीज, राइट। तो ये आपके हो जाएगी। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, देखिए जो पिछली मैंने आपको एक एग्जांपल उसमें बताया था असमान गति में, चित्र वो था आपकी बुक का 3.3 से, चित्र 3.3 से, तो वो हमारा था चित्र किस में था? असमान गति में था, असमान गति में, ठीक है। असमान गति में क्या चित्र था हमारा? ठीक है, ये आपका इस तरह से, तो मूल बिंदु 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 22, और ये किस में है? सेकंड में है, समय है टी, किस में है? सेकंड में, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या थी? दूरी किस में थी? मीटर में, x मीटर में, ठीक है भाई। ये ले लेते 50 100 150 200 250 300 350 400, ठीक है ना, ये 400 मीटर में। तो हमारा जो डायग्राम था वो किस तरह से था भाई? डायग्राम था कि ये 10 से टन होगा, ठीक है भाई, इस तरह से था। चलेगी, एक ही बिंदु हो जाएगा आपका ना 10 के बाद, इसके बाद आपका 250, 20 पे 250, 20 पे 250, ये ठीक। तो देखिए इसके बाद ये एक समान गति चल रहा था, इसके बाद ये कुछ समय रुका था, ठीक है भाई। इस तरह से ग्राफ था हमारा, राइट भाई। ठीक है भाई, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या पॉइंट है? ये इसके करस्पॉन्डिंग है 10 बराबर, और ये 250 किस पर है? इस पर है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक तो क्या है? ये एक समान वेग से चल रहा है यहाँ पे, तो और यहाँ पे क्या है? असमान वेग से, ठीक है। देखिए आप खुद ही देखिए भाई, समय क्या है? समय अंतराल यहाँ तो सेम है, लेकिन दूरी क्या है? असमान है। यानी मैंने आपको बताया था असमान गति क्या बताई थी कि समान समय अंतराल में समान विस्थापन या समान दूरी तय करता है, ठीक है। तो वो क्या होगी? एक समान गति होगी। यदि वे समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो वो आपकी असमान गति होगी, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला चित्र बना रहा हूं मैं, चित्र 3.4 आपकी बुक का है, चित्र 3.4, ठीक है ना। वो आपका क्या है? चित्र 3.3 को बड़ा करके बनाया गया है, और उसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? t बराबर 0 से t बराबर 8 के बीच को, t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 8 सेकंड तक के चित्र 3.3 को बड़ा करके यानी इसको बोल सकते हैं जूम करके,
जूम करके बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है भाई। किस तरह से देखिए, मैं ये डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 0। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3 4, क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समय किस में, सेकंड में, टी सेकंड में, ठीक है भाई। और यहाँ पे दूरी आएगी आपकी 0 5, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 10 15 20 25 30, ठीक है भाई। तो ये दूरी किस में हो जाएगी आपकी, ये दूरी हो जाएगी आपकी एक्स में, एक्स किस में, मीटर में, ठीक है भाई। दूरी किस में, मीटर में है। अब देखिए 0 से लेके चित्र में, ये आपका बुक का चित्र है, चित्र 3.4 है, चित्र 3.4 है। और ये जो चित्र है वो किसका चित्र है, 3.3 है भाई, ठीक है भाई, बुक का चित्र है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं, t बराबर 0 से 8 सेकंड तक। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये चित्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज का चित्र है वो क्या है आपका, इसमें बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। अब उसको बड़ा करके कैसे करेंगे, देखिए कि 5 पे 10 है पॉइंट, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये रहा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट P1 है, राइट भाई। 5 पे वैल्यू कितनी है, t बराबर 5 सेकंड पर वो 10 मीटर चलता है वो, ठीक है भाई, राइट भाई। तो यहाँ पे 5 कहीं है नहीं वैसे बीच में, इसमें यहाँ पे हम यहाँ ले सकते हैं, तो यहाँ लगभग कितने चल रहा है, 10 चल रहा है ये, ठीक है भाई। अगला देखो 7 सेकंड पे, 7 सेकंड पे वो चल रहा है 27.4, 27.4 कितना कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है भाई। ये पॉइंट हम ले लेते हैं 27.4, ठीक है। तो देखिए t बराबर 7 पे ये पॉइंट आपका इस तरह से, ये पॉइंट आपका 7 पे, ठीक है। ये पॉइंट P2 हो गया, राइट भाई। अब देखिए इसमें किस तरह से आएगा, ये यहां से लेके यहां तक, तो इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, थोड़ा सा, इस तरह से, राइट भाई। इस तरह से ये आएगा, इस तरह से पॉइंट, ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद ये आपका आगे चलता रहेगा, ठीक, राइट। अब देखो मान लो इसका सीधी रेखा खींचे, तो सीधी रेखा किस तरह से आएगी, इसमें डॉटेड, ठीक है ना भाई, इस तरह से। तो ये जो ग्राफ है वो कैसा आएगा आपका, ये ग्राफ वक्री कहलाएगा, वक्री है, कर्व है, ठीक है ना। और ये जो ये वाली लाइंस है वो कैसे आएगी, सीधी रेखा में होगी, ठीक है ना, सरल रेखा में होगी, ये सरल रेखा में। तो यानी जो लाइंस है वो हमारी क्या जा रही है, वो थोड़ा विचलित हो रही है सरल रेखा से, ठीक है ना। तो फाइनली ये डायग्राम है, राइट भाई। तो हमें जो आगे औसत वेग निकालना है वो किससे निकालना है, इससे निकालना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 27.4 है, 27.4, ठीक है ना। औसत वेग ये होगा, ये पॉइंट है 27.4 मीटर में है, मीटर में, ठीक है भाई। अब देखो इस डायग्राम का हमारा कोई रोल नहीं है, इस डायग्राम से काम आएगा, ठीक है ना। तो देखिए t बराबर 0 से लेकर t बराबर 8 सेकंड तक के चित्र को जो असमान गति में हमने बनाया था, इसको जूम करके यानी बड़ा करके दिखाया गया है। तो t बराबर 8 सेकंड तक ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक इसको जूम करके बनाया गया, काफ़ी इसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड यानी बढ़ा के बताया गया है, राइट। अब देखते हैं औसत वेग निकालते हैं, औसत वेग कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास औसत वेग का फॉर्मूला कितना होता है, औसत वेग t1 समय यानी 5 सेकंड पर औसत वेग होता है डेल्टा x, यानी इसको बोल सकते हैं हम
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है भाई, औसत वेग को लिखते हैं v के ऊपर बार से, इसको लिखते हैं विस्थापन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था औसत वेग है तो विस्थापन आएगा। विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति। तो अंतिम प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, बटे बटे कितना हो जाएगा? बटा हो जाएगा आपका समय। ये देखो यहाँ पर t1 समय पर जो क्या है x1 है दूरी, और t2 समय पर कितना है x2 है, राइट भी इस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट है v के ऊपर बार लगाएंगे, x2 की पोजीशन देखो, ठीक है, यानी इसमें x1 की वैल्यू है तो 5 है, नहीं वो समय है 5 सेकंड पर, ठीक है भाई। t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 5 सेकंड। t1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेकंड पर। 5 सेकंड पर विस्थापन वो दूरी कितनी है? दूरी है ये 10 मीटर है, ठीक है भाई, राइट भाई, ये हो जाएगा। और t2 समय कौन सा हो जाएगा आपका? t2 समय हो जाएगा 7 सेकंड। 7 सेकंड पे कितना है? x2 की वैल्यू कितनी है? 27.4 ये मीटर में है, ठीक है भाई। अब देखो v के ऊपर बार निकालो, कितना हो जाएगा भाई? x2 की वैल्यू कितनी है? 27.4 मीटर, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर, बटे t2 का मान 7 है, 7 सेकंड माइनस 5 सेकंड, राइट भाई। तो देखो यहाँ पे इस तरह से, तो कितना बच गया? ये 27.4 में से 10 गया तो 17.4 मीटर, और नीचे 2 सेकंड, ठीक है भाई। तो 17.4 में 2 का भाग दीजिए, मीटर पर सेकंड हो गया, तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 8 16, 1 बच गया, 2 7 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। तो यानी औसत वेग का फॉर्म कितना है? औसत वेग आया 8.7 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना भाई, ये आपका औसत वेग आया। अब देखो इसको हम इस रेखा के जो ग्राफ है इसकी प्रवणता से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई, प्रवणता से भी। तो ये हमारा औसत वेग आया है। नेक्स्ट है देखो, हम जानते हैं प्रवणता यानी जिसको बोलते हैं ढाल, स्लोप ढाल। तो ढाल m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो m से भी प्रवणता से भी निकाल सकते हैं। m का मान कितना आएगा? m बराबर आएगा आपका y2 की वैल्यू देखो यहाँ से, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो यानी कितना हो जाएगा? 27.4 माइनस, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है? 10 है, अगली कितनी है? 10 है, बटे समय देखो, समय इसमें 7 सेकंड है, माइनस इसमें 5 सेकंड है, तो वही वैल्यू आएगी इसमें भी, कितनी आएगी? 17.4 बटा कितना आएगा यहाँ पे? ये 2 आएगा, ठीक है। तो फाइनली वैल्यू कितनी आई? वही आएगी 8.7, ठीक है भाई, ये इसका स्लोप आएगा 8.7 m, ठीक है भाई। ये तो दोनों से क्या आएगा? प्रवणता से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या औसत वेग अपने इससे, ठीक है भाई। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है ना इसमें। अब इसके बाद देखते हैं औसत वेग आपका धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है, ठीक है। औसत वेग धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, नोट करके। औसत वेग ऋणात्मक, शून्य, दूसरा शून्य या धनात्मक हो सकता है, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब देखो शून्य कब होगा? क्योंकि औसत वेग किस पर डिपेंड करता है? विस्थापन पर, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा एक्स का मान शून्य हो, विस्थापन का मान शून्य हो जाए, तो औसत वेग का मान कितना हो जाएगा? v के ऊपर बार रखो, डेल्टा एक्स के लिए 0 बटे डेल्टा टी, तो कितना आ जाएगा? v के ऊपर बार। तो यानी इस तरह से औसत वेग का मान शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तब विस्थापन क्या हो आपका? शून्य हो, मतलब ऋणात्मक हो औसत वेग। विस्थापन जब ऋणात्मक हो तो औसत वेग ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट है हमारा कि धनात्मक औसत वेग कब होगा, उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा?
ठीक है। नेक्स्ट है धनात्मक वेग से, ठीक है। औसत वेग धनात्मक कब होगा? जब ये t सेकंड है यहाँ पर सेकंड में, और यहाँ x किस में है? मीटर में, मीटर में है, राइट भाई। तो क्या होगा? यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, ठीक है भाई। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका इस तरह से, इसमें क्या आएगा? धनात्मक आएगा, राइट भाई। धनात्मक औसत वेग ग्राफ में, ठीक है भाई। और दूसरे केस में कब आएगा? ऋणात्मक। ये आपका ऋणात्मक होगा t सेकंड में, और यहाँ पे कितना है? x है, x किस में? मीटर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? इस तरह से पॉइंट, ये आपके इस तरह से यहाँ पॉइंट बना लेंगे, ये ऋणात्मक आएगा। इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये किसको बताएगा? ऋणात्मक औसत वेग को, ऋणात्मक औसत वेग को बताएगा। ये धनात्मक औसत वेग को बताएगा, ठीक है भाई, राइट। और क्या होगा? तीसरा, किसी वस्तु स्थिर है तो उसके लिए कैसे आएगा? इसको एक्स टी ग्राफ भी बोलते हैं भाई, एक्स टी ग्राफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? एक्स वाई एक्सिस में है और समय किस में है? टी एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस में है, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस में है, राइट। अब देखो तीसरी है, इसमें लास्ट है, ये हमारा देखो यहाँ टी सेकंड में है, ठीक है भाई। और ये कितना है? एक्स मीटर में, यानी समय कितना भी बढ़ जाए, 1 2 3 4 कितने भी हो जाए यहाँ पे, तो दूरी मतलब क्या आएगी? वस्तु कैसे स्थिर है? तो ये आपका इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये। तो ये वस्तु कैसी होगी? स्थिर होगी। स्थिर वस्तु के लिए, स्थिर वस्तु के लिए, ठीक है भाई। तो ये हमारा, अब देखो इसमें क्या है? औसत वेग को परिभाषित करने के लिए केवल विस्थापन का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी विस्थापन जरूरी है औसत वेग के लिए, ठीक है भाई। वास्तविक पथ पर वस्तु की गति की दर के लिए हम एक दूसरी राशि को प्रयुक्त करते हैं जिसे औसत चाल कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? औसत चाल, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं अगला है हमारा औसत चाल। औसत चाल यानी इसको बोल सकते हैं एवरेज स्पीड बोलेंगे। वो हमने जो पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है भाई। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।